हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी कल ही नोटिफिकेशन आया है एसएससी की तरफ से। एमटीएस का एग्जाम्स जो हैं हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि दिसंबर मिड में, मतलब मिड तक एग्जाम्स आपके हो जाने चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन भी अब खत्म हो चुकी है। इसका रीजन ये क्योंकि आप देख पा रहे हैं जो कैलेंडर आया है जिसमें अदर एग्जाम्स की जो डेट आई हैं एसएससी की तरफ से, वो 16 दिसंबर से लेके 22 जनवरी तक के एग्जाम्स आपके जो हैं वो फिक्स हो चुके हैं, अदर एग्जाम्स, ठीक है। उसमें काफी सारे एग्जाम्स हैं लेकिन एसएससी एमटीएस का नाम कहीं पे भी नहीं है। तो इसका मतलब जो आपके एग्जाम्स जो चलेंगे ये सारे के सारे 22 जनवरी तक चलने वाले हैं। उसके बाद में ये तो पॉसिबल नहीं है कि 23 जनवरी को या 24 जनवरी को आपका एमटीएस का एग्जाम शुरू हो जाए। एसएससी भी अपना टाइम लेगी, ठीक है, आपको नोटिफिकेशन भी आएगा, ठीक है, स्लॉट बुकिंग भी होंगी, तो इन सब टाइम में 1 हफ्ता 10 दिन 12 दिन लगते हैं। तो दे आर चांसेस, अब चांस बनते हैं और ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि आपका ये एग्जाम अब फरवरी में जाए, विच इज वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगेन फॉर यू, ठीक है। आपके पास में सफिशिएंट टाइम है। आपको अब क्या करना है, रोज शाम को 4:30 बजे मेरे साथ में लाइव कनेक्ट होना है, क्योंकि इसके अंदर हम रेगुलर बेसिस पे आपके साथ में करेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है, जो कि प्योरली एमटीएस के जो पेपर है उसी के बेस के ऊपर रेडी किए गए हैं मॉक टेस्ट। अगर ये सारे मॉक टेस्ट मेरे साथ में लगा लेते हैं एग्जाम तक, तो एग्जाम का लेवल इससे बाहर नहीं है, ठीक है। और यहां से आपको क्वेश्चंस अच्छे खासे दिख जाएंगे, सारी वकैब इसके अंदर कवर हो जाएगी। बट आपको करना क्या है, हर रोज शाम को 4:30 से लेकर 5:30 तक मेरे साथ में कनेक्ट रहना है, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि हम मॉक टेस्ट साथ में लगा पाए, ठीक है। लाइव सभी को लगाना है। चलिए अब आज हम करते हैं क्वेश्चन। तो फरवरी में आपका एग्जाम जाएगा, इसकी एक्सपेक्टेशन बनती है अभी तो, ठीक है, क्योंकि दिसंबर के 10 से 15 दिन रह गए हैं, इसके बीच में पेपर होने के चांसेस कमी बनते हैं, क्योंकि 15 दिन में कब तो नोटिफिकेशन आएगा और एमटीएस का पेपर इतनी सारी शिफ्ट के अंदर होता है, ठीक है। तो 15 दिन में होने के पॉसिबिलिटीज बहुत कम है, वेरी लेस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, द मोर एनलाइटेड एम्प्लॉयर्स ऑफर बेटर टर्म्स, ठीक है। तो यहां पे जो वर्ड था ना, वर्ड जो गिवन था इसको एनलाइटेड, ठीक है, एनलाइटेड, इसका हमें सिनोनिम बताना है, सिनोनिम, ठीक है। एनलाइटेड से आप क्या समझते हो, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जिसे जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है, ठीक है, जिसे बहुत ज्यादा एजुकेटेड, बहुत ज्यादा समझदार, इंटेलिजेंट, जिसे बहुत नॉलेज होती है, ठीक है, उसे बोलता है एनलाइटेड, ठीक है। उसे सब चीजें इंटेलेक्चुअल पर्सन को बोलते हैं। तो गिवन ऑप्शन क्या है, सिविलाइज। सिविलाइज का मतलब होता है सभ्य, जो अच्छे मैनर्स, के कोड ऑफ कंडक्ट अच्छे हो, अच्छे मैनरिज्म हो, सिविलाइज्ड होते हैं ना वो इंसान। फिर आपका कंफाउंडेड। कंफाउंडेड से आप क्या समझते हैं, इसका मीनिंग दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं वो मुझे इसका मीनिंग बताइए। कंफाउंडेड, वेरी इजी, ये काफी बार पेपर में आया है। कंफाउंडेड, कंफाउंडेड का मतलब होता है, इससे लर्न कर लो, कंफ्यूज, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। इसके सिनोनिम परप्लेक्स, ठीक है, बिवल्डर, ठीक है, ये इसके आपके सब सिनोनिम्स बनते हैं। परप्लेक्स, बिवल्डर, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको लर्न करने हैं। ये बहुत ज्यादा जो कंफ्यूज रहता है हमेशा ना, तो उसे बोलता है कंफ्यूज इंसान है, परप्लेक्स है, बिवल्डर है, और क्या है, कंफाउंडेड है वो। रीजनेबल, इसका तो कोई रेलिवेंस बनता नहीं है। तो एनलाइटेड, समवन हु इज वेरी एजुकेटेड, बहुत ज्यादा जिसको नॉलेज है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, बी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सेलिएंट। सेलिएंट, एक बार कमेंट देख लेती हूँ सभी के। मिस्टर राय कमेंट कर रहे हैं, आपने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट वी हैव सेलिएंट। सेलिएंट से आप क्या समझते हैं, सेल देखो, सेल का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा अच्छी कोई परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है, आपने कुछ बहुत अच्छा लिखा है, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन का वर्ड है, ठीक है। समथिंग वेरी, समवन हु इज वेरी प्रोमिनेंट, या किसी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, हम क्या बोलते हैं, वो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस थी, बहुत ज्यादा ब्राइटनिंग परफॉर्मेंस थी, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस कैसी थी, सेलिएंट थी, ठीक है। हम तो सेल ही हो गए उसके साथ में, मतलब साथ में तैर गए हम उसके, ऐसे लर्न कर लो। सेलिएंट मतलब जो अपने साथ में हमें ले जाए, ठीक है, बहुत ही प्रोमिनेंट, अच्छी, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, चीफ, रिमार्केबल, इनसिग्निफिकेंट, एमिनेंट। इसका यहाँ पे ना आपका एंटोनिम पूछा गया है, ठीक है, एंटोनिम। तो देखिए, चीफ जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चीफ वही होते हैं। रिमार्केबल, कोई परफॉर्मेंस होती है बहुत ज्यादा, क्या है, रिमार्केबल है, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सेलिएंट है, ये भी मीनिंग इसका सिनोनिम बनेगा। चीफ भी सिनोनिम बन रहा है, ठीक है। एमिनेंट, एमिनेंट बोलते हैं बहुत ज्यादा रिमार्केबल परफॉर्मेंस, सेलिएंट, रिमार्केबल, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके सिनोनिम्स बन रहे हैं सेलिएंट के।
और यहाँ पे पूछा था एंटोनिम, तो एंटोनिम यहाँ पे आपका सी पार्ट में आएगा इनसिग्निफिकेंट। जो सिग्निफिकेंट मतलब जो आपको नॉलेज में आए, आपके सिग्निफिकेंट वर्क है, बहुत ज्यादा अच्छा वर्क है, सभी की नॉलेज में आया वो। और इनसिग्निफिकेंट मतलब जो किसी की नॉलेज में ना आए, तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड हुआ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सी, सेलियन का सी। सेलियन मतलब समथिंग वेरी प्रोमिनेंट, बहुत अच्छा, रिमार्केबल, ठीक है। और इसका अपोजिट इनसिग्निफिकेंट, जिसे कोई ना जाने। नेक्स्ट वी हैव सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड, ठीक है, करेक्ट स्पेल पूछा है। तो हमारे पास में 4 वर्ड्स हैं। फर्स्ट है डिसर्न, फिर है हराश, रिपरकशंस एंड अपीलिंग, ठीक है। यहाँ पे ना एक मतलब 3 स्पेलिंग्स आपकी गलत है और एक सही है, तो सही पूछिए कौन सी है। तो सबसे पहले इनके मीनिंग समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है डिसर्न, ठीक है। डिसर्न से आप क्या समझते हैं? देखिए ये जो वर्ड है ना डिसर्न, इसको ऐसे समझिए, एक वर्ड होता है जजमेंट, ठीक है, और एक होता है डिसर्न, दोनों एक साथ में लर्न करना। जजमेंट जो होता है, जब जज अपना जजमेंट देते हैं, तो जज जो जजमेंट्स होते हैं ना, उसमें काफी सारी फ्लॉज भी होती हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि एक जज जो अपना जजमेंट देगा, तो वो कभी कभी क्या होता है कि बायस भी होके दे सकता है ना, उसके पर्सनल इमोशंस भी उसके अंदर जुड़ सकते हैं। तो जजमेंट कभी कभी बायस भी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ इमोशंस। कोई रिश्तेदार हो तो बेचारा इमोशनल हो जाएगा जज, ठीक है, और बायस जजमेंट दी जा सकती है, देयर आर चांसेस। लेकिन जो डिसर्न होता है ना, डिसर्न भी एक तरह की जजमेंट होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है ना, जब जजमेंट देने से पहले उस चीज को बहुत अंडरस्टैंड करता है, उस पूरे प्रोसेस को, और इवेलुएट करता है, ठीक है। समथिंग व्हेन यू इवेलुएट समथिंग एंड व्हेन यू नो अंडरस्टैंड सिचुएशन वेरी वेल इन अ वेरी वेल मैनर, तो उसको बोलता है डिसर्न। तो डिसर्न में बहुत कम चांसेस होती हैं कि आप कोई बायस होके कोई आप अपना डिसीजन दो, तो क्योंकि इसमें आप किसी भी प्रोसेस को पहले अंडरस्टैंड करोगे, फिर उसको इवेलुएट करोगे, ठीक है। और इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है, जब आप अपनी बात को बहुत ही इमोशनली, बहुत ही इंटेलेक्चुअली किसी पे इंपैक्ट डालो, इस तरह से बोलो कि सामने वाला बहुत आपकी बातों में, भावनाओं में आ जाए आपके साथ में, बहुत इंटेलेक्चुअली आप किसी सामने वाले पे इंपैक्ट डालो, तो उसे बोलता है डिसर्न, ठीक है। तो डिसर्न का मीनिंग आई होप आपने समझ लिया होगा। हराश, हराश तो बस ठीक है, हराश टाइप का। रिपरकशंस, रिपरकशंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पेपर में काफी बार आता है। इसके सिनोनिम्स मुझे कौन कौन बताएगा रिपरकशंस के? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अजय, अजय ने आंसर दिया है, हाँ आपका आंसर सही है रिपरकशन का। और कोई आंसर देगा? वर्ड क्या है हमारे पास में? रिपरकशन, ठीक है। इसका एक जो वर्ड बनता है वो बनता है रिवर्बरेशन, ठीक है, रिवर्बरेशन। और एक इसका बनता है रिजल्ट, रिजल्ट। आप इसको रिजल्ट से लर्न कर लो, परिणाम, ठीक है। रिपरकशंस जो होते हैं आपके, वो क्या होते हैं? परिणाम, रिजल्ट आपके, कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, आपके आउटकम्स, ये आपके सब क्या होते हैं? रिपरकशंस, रिवर्बरेशन, ठीक है। ये वर्ड भी लर्न कर लेना। ये सारे के सारे आपके क्या है? परिणाम से रिलेटेड वर्ड हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में अपीलिंग, ठीक है। अपीलिंग से आप क्या समझते हो? जब कोई, जैसे गर्ल्स पहनती है ना अपीलिंग क्लोथ पहनती हैं, ठीक है, टू अट्रैक्ट समवन, तो वही है अपीलिंग, किसी को अट्रैक्ट करना। तो अब यहाँ पे देखिए करेक्ट स्पेल पूछा था, तो हराश, हराश की स्पेलिंग क्या थी? HARASS, ठीक है, हराश। रिपरकशन की स्पेलिंग क्या होती है? REPER, डबल पी नहीं आता इसमें, सिंगल पी आता है, रिपरकशंस, ठीक है। अपीलिंग में APPEALING, अपीलिंग, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग में डबल पी नहीं, APPEA, ठीक है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्पेल था आपका वो क्या था? डिसर्न, DIS, इट्स DISCERN, डिसर्न, डिसर्न, ठीक है, डिसर्न। तो डिसर्न से आई होप आपने डिसर्न का मीनिंग समझा होगा। डिसर्न। हराश में, हराश की स्पेलिंग गलत थी, रिपरकशन की और अपीलिंग की, तीनों स्पेलिंग गलत थी हमारी, तो हमारा आंसर क्या हो गया? डिसर्न, इट्स A। नेक्स्ट वी हैव सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन स्पेलिंग एरर का ये वर्ड, ठीक है। वर्ड क्या है? एस्केप्ड। एस्केप की स्पेलिंग क्या होती है? ESCAPE, ठीक है, ESCAPED, ठीक है, एस्केप, ESCAPEDE, एस्केप, ठीक है। रेजोनेट, RESONAT, रेजोनेट सही लग रही है। प्रोग्रेशन, PROGGRESSION, ये स्पेलिंग पूरी गलत है, इसको ठीक करेगा, इट्स PROGRESSION, प्रोग्रेशन, ठीक है, ये होगा इसका स्पेलिंग, प्रोग्रेशन।
डिस्कवरी, DISCOVERY, डिस्कवरी, ठीक है। तो ये स्पेलिंग भी आपकी सही है, डिस्कवरी, DISCOVERY, डिस्कवरी। तो यहाँ पे दोनों ही सही है, करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। रेजोनेट एंड डिस्कवरी दोनों ही सही हैं। अगर ये देखिए आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, अगर ये पेपर में आया है तो इस क्वेश्चन को चैलेंज करना बनता है, क्योंकि दोनों ही इसमें आंसर सही है, ठीक है। दोनों ही स्पेलिंग सही है, रेजोनेट की भी और डिस्कवरी की भी, दोनों ही सही हैं, ठीक है। और ये एस्केप की और प्रोग्रेशन की दोनों स्पेलिंग गलत थी। एक मिनट, हाँ, तो जैसे कि काफी स्टूडेंट्स यही बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था, यस, ठीक है, इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था, क्योंकि देखिए दोनों स्पेलिंग्स ही सही है, रेजोनेट भी सही है और डिस्कवरी भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन चैलेंज हुआ था, ये एमटीएस का प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। अच्छा, रेजोनेट से क्या समझते हो? जो गूंज होती है ना, गूंज की आवाज होती है, रेजोनेट। अब जैसे हम बोले कि हर वॉइस या हर साउंड या हर वॉइस रेजोनेटेड थ्रू द थिएटर, उसने इतनी अच्छे से गाया कि पूरे हॉल में, पूरे थिएटर में उसकी आवाज जो थी वो गूंज रही थी। रेजोनेशन का मतलब होता है गूंजना, ठीक है। डिस्कवरी तो इजी है, प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस करना, एस्केप मतलब किसी चीज से छूट के भागना, एस्केप करना, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन ठीक थे, इस क्वेश्चन को चैलेंज किया गया था। नेक्स्ट, टीडियस। टीडियस वो लोग होते हैं जो बहुत, जब आप बहुत ज्यादा टायरिंग फील करते हो, बहुत ज्यादा बोरिंग फील करते हो, तो टीडियस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। केयरफ्री, हॉस्टाइल, डायनेमिक, ड्रीयरी। देखिए ये चारों ऑप्शन है और इसका सिनोनिम पूछा है, ठीक है। यहाँ पे सिनोनिम इसका पूछा गया। चलिए इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा बताइए आप जल्दी जल्दी से। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे टीडियस समवन हु इज वेरी बोरिंग, टायरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो इंसान बोरिंग है, टायरिंग है, वो केयरफ्री तो होगा नहीं, केयरफ्री मतलब लापरवाह, ठीक है। हॉस्टाइल, आप जब किसी के लिए बहुत ज्यादा हॉस्टाइल होते हो, मतलब आपके अंदर सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा नफरत की भावना होती है ना, बहुत ज्यादा नफरत किसी के लिए, उसको बोलते हैं हॉस्टाइल नेचर। बहुत लोगों को आता है ना हॉस्टाइल नेचर, ठीक है। इसको आप ये बोल सकते हो एंटागोनिस्ट, ठीक है। ये पेपर में काफी बार आता है, एंटागोनिस्ट, हॉस्टाइल नेचर, झगड़ालू, ठीक है। जो मतलब जनरली लेडीज होती हैं वो झगड़ा करती है ना, हॉस्टाइल टाइप का नेचर होता है उनका, है एंटागोनिस्ट होती हैं वो। डायनेमिक, देखो अगर कोई इंसान डायनेमिक है तो हम बोलते हैं इज वेरी एनर्जेटिक, किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी हो, बहुत ज्यादा जील हो, हम बोलते हैं इज वेरी हैंडसम एंड डायनेमिक, ठीक है। पर्सन के लिए आता है, बहुत ज्यादा जील और एनर्जी के लिए वर्ड यूज होता है। अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो भी हम बोलते हैं कि इज वेरी, हिज परफॉर्मेंस वाज वेरी डायनेमिक, ठीक है। कोई काम बहुत अच्छा किया है तो काम भी बहुत अच्छा हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं डायनेमिक वर्क है, बहुत ही जल्दी से काम करके दिया है, इस तरह से। ड्रीयरी से आप क्या समझते हो? ड्रीयरी, इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, कौन आंसर देगा? हाँ मिस्टर राय, आपने सही आंसर दिया है ड्रीयरी का। ड्रीयरी होता है समवन हु इज वेरी डिप्रेसिंग, ग्लूमी, ठीक है, जो बहुत ग्लूमी है, ग्लूमी, मुरून, इस तरह से, सैड, उदास। तो टीडियस, देखो कोई इंसान बहुत ज्यादा थका होगा, टीडियस होगा, बोरिंग होगा, तो वो क्या होगा? डिप्रेसिंग ही तो होगा, है ना। वैसे लोग क्या होते हैं? उदास ही होते हैं। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? डी। सो वी हैव आंसर डी हियर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये कोर्स है, इस कोर्स के बारे में मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये जो क्लासेस हैं स्पेशल डिजाइन की गई हैं एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये जो हमारी क्लासेस हैं 10 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। इसमें 6 to 7 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, 1 ईयर की वैलिडिटी रहेगी। 6 to 7 आप मुझसे लाइव कनेक्ट हो सकते हैं। एंड क्लासेस का जो आवर टाइमिंग्स रहेंगे वो 1.5 आवर की जो पर डे की क्लास रहेगी, ठीक है। और बहुत कुछ इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा, पीडीएफ नोट्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, सब कुछ इंग्लिश के ऑल इन वन बैच है ये। जो एसएससी का जो भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख पा रहे हैं, तो अगर वो इंटरेस्टेड हैं दे कैन एनरोल इन दिस बैच, ठीक है। और करना कैसे है? प्ले स्टोर पे जाके एमएल कैंपस को डाउनलोड करना है और यहाँ से आपको ये बैच अवेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी चीज को लेके प्रिटेंड करते हो ना, मैं ये प्रिटेंड कर रही हूँ, ठीक है, तो इसके मीनिंग क्या होंगे? फेन, बेनिजन, अलाइन, रिंग। देखो चारों ही वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इनका आंसर दीजिए फटाफट से। देखो फेन से, अब प्रिटेंड का मतलब तो होता है टू शो ना, किसी चीज को दिखाना, ऐसे प्रिटेंड करते हैं। जैसे मान लो मुझे क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, फिर स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, उन्हें आंसर नहीं आते होते तो क्या बोलते हैं? वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं ना, हमें तो आता है ना, लेकिन आता कुछ नहीं होता। तो प्रिटेंड, टू शो करना, ठीक है। फेन का मतलब ये होता है टू प्रिटेंड,
ठीक है। एंड फेड का मतलब फेक भी होता है, फेक। प्रिटेंड का मतलब भी तो फेक ही हुआ ना, जब आपको आता ही नहीं आप ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो तो आप फेक ही बन रहे हो। यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, ठीक है। बेनिजेंट जो बहुत जेंटल होते हैं लोग, अलाइन मतलब किसी चीजों को अलाइन में करना, हम बोलते हैं ना अलाइन कर दो इन सब चीजों को, मतलब लाइन से लगा दो, अलाइन कर दो, ठीक है। रीन मतलब किसी का शासनकाल, इट इज अ काइंड ऑफ पीरियड वेयर रूलर यू नो रूल द कंट्री, ठीक है, विद द पावर, इस तरह से शासनकाल को कहा जाता है रीन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग काफी बार आती है, अब इसकी स्पेलिंग चेक करना, इट्स REIGN, रेन, रेन, ठीक है। ये ध्यान रखना, पेपर में ऐसे आ जाती है RIEGN, तो कंफ्यूज मत होना, REI, इट्स RE, री REI, ठीक है। ई की जो साउंड होती है ना, EI से मिलकर बनती है, रीन। नेक्स्ट वी हैव someone who knows a lot about the arts, food, drink और some other subject। एक ऐसा इंसान जिसको खाने पीने का, आर्ट का, है ना, थिएटर का, हर चीज का शौक हो, मस्त इंसान होता है ऐसे ना, तो उसे क्या बोलते हैं, वो कौन होते हैं? देखो, पैसिफिस्ट, गवर्नमेंट, सिनिक एंड कॉनिश्योर। चलिए एक एक करके मुझे इसका आंसर दीजिए, ऐसे लोग कौन से होते हैं? देखो सबसे पहले वर्ड हमारे पास में क्या है, पैसिफिस्ट, ठीक है। एक होता है पैसिमिस्ट और एक होता है ऑप्टिमिस्ट। पहले तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्टिमिस्ट होता है जो पॉजिटिव होते हैं अपनी लाइफ को लेके, आशावादी, है ना। पैसिमिस्ट होता है निराशावादी, हर चीज में नेगेटिव ढूंढते रहते हैं। तो पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, वो तो मिस्ट होता है। और ये क्या वर्ड है, पैसिफिस्ट है, ठीक है, पैसिफिस्ट। तो पैसिफिस्ट वो होते हैं जो वॉर या वायलेंस को ना रोकने में बिलीव करते हैं। इनके जनरल वर्च्यू जो होते हैं ना, जनरल वर्च्यूज, इनके गुण जो होते हैं वो ये मतलब लव, पीस, हार्मनी को ज्यादा, हार्मनी में ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। तो पैसिफिस्ट एक वो इंसान है जो वॉर को, वायलेंस को रोकने में बिलीव करे, ठीक है, पैसिफिस्ट। गवर्नमेंट मतलब वही है खाने पीने का, आर्ट का जो शौकीन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो खाने पीने आर्ट का शौकीन पूछा, गवर्नमेंट को आप इसको हिंदी में लर्न कर लो, कंफ्यूज नहीं होगे। पेटू जो बहुत ज्यादा खाते हैं ना, खाते रहते हैं, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट दोनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, गवर्नमेंट। पेटू जो बहुत ज्यादा खाते हैं, गवर्नमेंट। सिनिक जो इंसान सस्पिशियस होते हैं, हर चीज को लेके मतलब सिनिकल होते हैं, हर चीज में मतलब आर्ग्यू करते हैं, ठीक है, मतलब हर चीज में कमी निकालेंगे, सिनिकल पर्सन, इन्हें कोई पसंद नहीं करता, ये नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। कॉनिश्योर, कॉनिश्योर इज द राइट आंसर। एक ऐसा इंसान जिसे आर्ट, फूड, ड्रिंक सब चीजों का शौक होता है ना, जैसे माल्या है हमारे जो अभी देश मतलब हमारी कंट्री से चले गए हैं, ठीक है। तो वो इन सब की कैटेगरी में आते हैं ना, ऐसे लोग जिन्हें खाने पीने का, घूमने फिरने का, फूड का, ड्रिंक का शौक होता है, कॉनिश्योर, ठीक है। यहां से लर्न करना है, इट्स डी। अच्छा इसकी ना स्पेलिंग भी आती है, स्पेलिंग एरर में बहुत बार आता है, तो इसको ऐसे लर्न करना, कोनो, कोनो, CONNO, कोनो, इश्यूर, ISSEUR। स्पेलिंग बहुत बार आई है इसकी, इट्स CONNO, कोनो, ठीक है, कोनो, ISSEUR, इश्यूर, ISSEUR। तो स्पेलिंग को भी जरूर चेक करना। नेक्स्ट वी हैव एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, प्रिंटिंग, ठीक है, उसकी सेम कॉपी होना, कोई भी आपकी हैंड राइटिंग है या प्रिंटिंग की है, सेम कॉपी होना। देखो फर्स्ट वर्ड है प्लेटिट्यूड, नेक्स्ट है मेडन, पोर्टेबल, फैक्सिमाइल, फैक्सिमिली, फैक्सिमिली। क्या मीनिंग समझते हो आप इससे? देखिए सबसे पहले हम आएंगे प्लेटिट्यूड पे। प्लेटिट्यूड से क्या समझते हो? कई लोग होते हैं ना, हम बोलते हैं जब देखो घिसी पिटी बातें करते रहते हो ना, सेम वही बातें, वही रोना, घिसी पिटी बातें। कैसे समझेंगे हम इन्हें? जैसे हम ये बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप टीचर्स बोलते रहते हैं ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या टाइम हील्स ऑल वुंड्स, है ना, समय सभी घावों को भर देता है, डोंट वरी टाइम हील्स ऑल वुंड्स। ये सब क्या है? अब हाँ ठीक है, ब्ला ब्ला, हमें नहीं सुनना है, हमें पता है ये सब चीजें, घिसी पिटी बातें, है ना, जो रिपीट होती रहती हैं, बोरिंग, उबाऊ टाइप की चीजें, उबाऊ टाइप की बातें। तो प्लेटिट्यूड, ठीक है। मेडन, मेडन इज अ वुमन जो अनमैरिड अभी तक। मेडन गर्ल्स को नहीं बोलते, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। एक तो गर्ल्स होती है अनमैरिड और एक होती है वुमेन। वुमेन जैसे आप बोलो 35 के बाद, जैसे मान लो किसी की एज 35 हो गई, उसके तब तक उसने, जैसे इंडिया में जनरली जो मैरिज की एज है वो दैट इज 21, 22, ठीक है, दे आर द गर्ल्स, ठीक है, वो गर्ल्स होती हैं। लेकिन 35 की एज तक कोई अगर लेडी मतलब गर्ल अपनी मैरिज नहीं करवाए तो ये वुमन की कैटेगरी में आती है, तो इन्हें बोलते हैं अनमैरिड वुमन जो 35 प्लस हो जाती है, दे आर कॉल्ड मेडन,
ठीक है, 35+, ये आते हैं 35+। इसमें आप एग्जाम्पल लिख लो ममता बनर्जी का, है ना, या फिर तब्बू का ले लो, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। तब्बू इज ऑल्सो नॉट मैरिड, तो जो तब्बू है शी इज अ मैडन, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। पोर्टेबल, पोर्टेबल होती है जो वाटर हम ड्रिंक कर सकते हैं, हमारी बेवरेज, पीने वाली चीजें, पोर्टेबल, ठीक है। फैक्सिमली, फैक्सिमली का मीनिंग होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग एंड प्रिंटिंग, ठीक है। सिमली देखो समान, सिमली समान, समान किसके, एग्जैक्ट राइट मतलब एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग एंड प्रिंटिंग का, ठीक है। सिमली, सिमली मतलब कॉपी, कॉपी कर दी सिमली की, ऐसे लर्न कर लो। प्लैटिट्यूड, प्लैटिट्यूड का मीनिंग समझ में आया सभी को, इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, मेडन बिग बार एग्जाम में पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, एन आई ओपनर। हाँ, ये तो होता ही है ना, जब आप कोई काम गलत कर दो और आपके फादर या मदर से आपको डांट पड़े, तो वो जो डांट होती है वो आई ओपनर होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए, अ टफ डिसीजन, अ शॉकिंग रिवलेशंस, अ डिफिकल्ट टास्क, अ स्मॉल ओपनिंग। इसका क्लियरली आंसर बनेगा अ शॉकिंग रेवलेशन, ठीक है। जब आप बहुत ज्यादा ना एकदम शॉक्ड हो जाओ, जैसे मान लो आप मूवी देखने गए हो, अपने फादर को नहीं बताया, रात को आ रहे हो घर पे 12 बजे और आपके फादर ने आपको देख लिया, मतलब वो बाहर ही बैठे हैं चेयर पे और आपका वेट कर रहे हैं, जैसे ही आपने डोर ओपन किया और आपने देखा अरे आपके फादर बैठे हैं, तो आपके लिए वो क्या, कैसी कंडीशन होगी, वो सिचुएशन कैसी होगी, एन आई ओपनर टाइप की, ठीक है। फिर वो आपको बख्शेंगे नहीं, अ शॉकिंग रेवलेशन। नेक्स्ट, द लास्ट स्ट्रो, द लास्ट स्ट्रो, पहले हम ऑप्शंस को देखेंगे। द लास्ट रे ऑफ होप इन एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, ये नहीं होगा इसका मीनिंग। द लास्ट फाइनेंशियल रिसोर्स, ये भी नहीं होगा। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट आफ्टर अ सीरीज ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स, ये भी नहीं होगा। द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स दैट मेक द सिचुएशन इनटॉलरेबल, ठीक है। क्या कह रहा है, एक फाइनल प्रॉब्लम, जैसे मान लो कोई इंसान है उसके पास में ना लगातार वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है, एकदम सीरीज ही बन गई है प्रॉब्लम्स की, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि अब सिचुएशन इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी प्रॉब्लम्स मैंने सहन कर लिया कि अब टॉलरेट नहीं होता, जब एकदम लास्ट में आ जाओ ना आपकी, अब मुझसे सहन नहीं होता, बहुत ज्यादा हो गया अब, तो उसको क्या बोलता है, द लास्ट स्ट्रो। अब तो लास्ट स्ट्रो बचा है, आप ये समझो ना कि सारी स्ट्रो है, एक पैकेट है पूरा, सारा पैकेट खत्म हो गया, एक लास्ट स्ट्रो बचा है, तब बोलोगे ना सब कुछ खत्म हो गया, अब लास्ट में कुछ नहीं बचा है, एक ही बचा है। तो वही, जब आपने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया हो, अब लास्ट में आप कर रहे हो अब मुझसे सहन नहीं होगा, अब टॉलरेट नहीं होगा, अब इन सबको बंद करो, ठीक है, द लास्ट स्ट्रो। सो वी हैव डी आंसर हियर। नेक्स्ट, दे विल स्टार्ट देयर जर्नी आफ्टर द ब्रेकफास्ट। देखो तो क्लियरली अगर आप समझ पा रहे हैं, दे हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारा मोडाल है, मोडाल के साथ में क्या आती है, वर्ब की बेस फॉर्म। ये देयर आया है, ये रिलेटिव जो ये आपका प्रोनाउन आया है किसके लिए आया, दे के लिए, है ना, दे के लिए देयर यूज हुआ है। देयर क्या, जर्नी, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर द ब्रेकफास्ट, अभी देखो ब्रेकफास्ट, अगर आपने आर्टिकल चैप्टर पढ़ा है तो हमने ये सीखा था कि जो भी हमारे मील के नेम होते हैं ना, जैसे डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, इनके पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे साथ में लिख लो, लंच है, ठीक है, या हमारा डिनर है, इनके पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते, ठीक है। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि पहले ही स्पेसिफाई हैं, तो इनको दोबारा स्पेसिफाई नहीं करते, आर्टिकल द लगाते। आर्टिकल द किसके लिए आता है, किसी भी चीज को स्पेसिफाई करने के लिए। तो हमारे जितने भी मील के नाम होते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल द नहीं लगाते। हाँ, हमने जब कल के मॉक में एक क्वेश्चन किया था, वहां पे थिएटर था, तो थिएटर और मूवी के पहले ना, थिएटर एंड मूवी के पहले आर्टिकल द आता ही आता है, कंपल्सरी है। पेपर में यहां से 3 से 4 बार क्वेश्चन आया ही है, ठीक है, तो ध्यान रखना। आई एम गोइंग टू थिएटर गलत है, आई एम गोइंग टू द थिएटर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और जो मील के नाम होते हैं उससे पहले आर्टिकल द नहीं आता, तो यहाँ पे एरर होगा डीप पार्ट में। तो वी आर आफ्टर ब्रेकफास्ट, इट्स आफ्टर ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, They had been dancing, वो डांस कर रहे हैं for an hour when a dance teacher had arrived. So, ये क्वेश्चन हमने रीड किया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में 2-3 चीजें हैं जो काफी अच्छी हैं, आपको समझने वाली हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, दे हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, हैड बीन डांसिंग, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हमारी मेन वर्ब है, मतलब मोर ओवर बात ये कि सब्जेक्ट की पूरी क्या है, हमारी वर्ब, ठीक है। for an hour, 1 घंटे से ना, जब भी हमें टाइम का हिंट मिल जाए किसी क्वेश्चन में, सिंस और फॉर आ जाए, ठीक है, टाइम की जब भी हमें कोई बात आ जाए, तो मान लो परफेक्ट टेंस आता है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है।
ठीक है, अब इसको देखें, दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, तो कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट टेंस था यहाँ पे, ये पास का परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंस और फॉर जब भी क्वेश्चन में आ जाए तो हमेशा ध्यान रखिए या तो परफेक्ट टेंस आएगा या फिर परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट से आप क्या समझते हैं, हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट टेंस एक कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, वेयर एज जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो उसमें आधा हिस्सा काम का खत्म हो चुका होता है और आधा भी ऑनगोइंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है आपका पास्ट का, दे हैड बीन डांसिंग, वो डांस कर रहे थे फॉर एन आवर। जब भी हमें समय की बात हो और फॉर और सिंस के कोई भी ऐसे वर्ड्स आ जाए तो हम परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड, ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि किसी भी सेंटेंस में दो हैड ना नहीं आते हैं, दो पास कैसे पॉसिबल ही नहीं है, दो पास नहीं आते एक सेंटेंस के अंदर, तो एरर तो है। ठीक है, अब एरर कौन से पार्ट में, इसको समझेंगे। देखिए हमारे एक्शन ना दो तरह के होता है, एक होता है लॉन्गर एक्शन और एक होता है शॉर्टर एक्शन। लॉन्गर एक्शन मतलब जो लंबे समय से आप कर रहे हो। अब लंबे समय से करने का काम कौन सा हो रहा है, 1 घंटे से वो डांस कर रहे थे, तो डांस करने का काम कौन सा है, लॉन्गर एक्शन में। तो ऑलवेज रिमेंबर जब भी लॉन्गर एक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर ये है, कोई दिक्कत नहीं है, दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर, वो ये लंबा एक्शन था, लॉन्गर एक्शन था। व्हेन आवर डांस टीचर अराइव्ड, तो हमारा जो डांस टीचर का आना, ठीक है, एक कोई काम हो रहा था उसमें डांस टीचर का आना इज अ शॉर्टर एक्शन, या इसको आप ऐसे समझ लें कि कोई काम चल रहा है उसमें दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट किया, तो जो इंटरप्ट किया है वो हमेशा V2 में परफॉर्म होता है, उसे हम V2 से लिखते हैं। तो यहाँ पे हैड नहीं आएगा, सिर्फ अराइव्ड आएगा, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, पास की बात हो रही है तो पास में ही खत्म होगा। तो वो डांस कर रहे थे 1 घंटे से, जब उनका डांस टीचर क्या हुआ, आया। ठीक है, तो ये डांस टीचर ने इंटरप्ट किया तो ये शॉर्टर एक्शन है, इसे V2 से परफॉर्म करेंगे। और जो लॉन्गर एक्शन है उसे ING में लिखते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखते हैं। ध्यान देखिए बात, देखिए 2 तरीके के सेंटेंस मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ। एक ये सेंटेंस है, इसको समझिए, जैसे मान लो मैंने एक टाइमलाइन बनाई, ये मेरा आज का है प्रेजेंट, ठीक है, इसको हम प्रेजेंट मान लेते हैं। अभी प्रेजेंट से पहले जितना भी टाइम है, ये जितना भी टाइम आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, पास्ट है कि नहीं, ये पास्ट है। आधे मिनट पहले भी हमारा क्या है, पास्ट है। अब मैं इस पास्ट के समय को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ये जो पास्ट है मेरा कल शाम का टाइम है, ठीक है, और ये कल मॉर्निंग से लेकर नून तक का टाइम है। मैंने कल के टाइम को, जो मेरा पास्ट है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक दोपहर का हिस्सा और एक इवनिंग से लेकर आज तक का हिस्सा, प्रेजेंट तक मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, पास के 2 एक्शन का, जब भी हम पास के 2 एक्शन की बात करते हैं और ये बताते हैं पास में ये एक्शन पहले हुआ और इसके बाद में ये एक्शन हुआ। आई रिपीट, जब हम पास के 2 एक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करें कि ये एक्शन पहले हुआ और इसके बाद में दूसरा एक्शन हुआ, तो जो एक्शन पहले होता है पास्ट में उसे हैड प्लस V3 से हम लिखते हैं, और जो बाद में होता है पास्ट में उसे V2 से। ठीक है, तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, कल शाम को मार्केट जाने से पहले मैंने खाना खाया, ठीक है, या मैंने अपना लंच लिया। तो इसको आप देखिए, कल जो शाम थी मैं मार्केट गई, मेरा मार्केट जाना बात का था एक्शन, और मार्केट जाने से पहले क्या किया, मैंने अपना लंच लिया। तो जो काम पहले हुआ है उसे हम हैड प्लस V3 से लिखेंगे। ठीक है, तो आई हैड टेकन माई लंच, ठीक है, बिफोर आई वेंट टू द मार्केट। वेंट टू किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये काम बाद में किया है। तो जो काम पहले होता है उसे हम मोर पास यानी कि हैड प्लस V3 से परफॉर्म करते हैं, और जो काम बाद में होता है उसे V2 से, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म से लिखते हैं। जैसे ऑफिस जाने से पहले मैंने सारे काम खत्म कर लिए, आई हैड कंप्लीटेड ऑल माई वर्क बिफोर आई वेंट टू द, या बिफोर आई रीच्ड द ऑफिस, इस तरह से। ठीक है, तो ये पास के 2 एक्शन को हम बता रहे हैं कि ये काम पहले हुआ और इसके बाद में हमने ये किया, समझ पा रहे हैं। लेकिन यहां पे सिनेरियो कुछ और था, यहां पे क्या था कि कोई काम चल रहा है, ऑन गोइंग है, और दूसरे एक्शन ने उसको इंटरप्ट किया है। एक एक्शन चल रहा है तो जो चल रहा है वो ING में आएगा, और दूसरे ने इंटरप्ट किया है, वो शॉर्टर एक्शन है, तो उसे हम V2 से परफॉर्म करते हैं। ये चीजें याद करेगा, पेपर के पॉइंट से दोनों ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम बोल रहे हैं कि पास्ट हमारा V2 होता है और इसका मोर पास्ट जिसे हम बोलते हैं हैड प्लस V3, तो हमेशा ध्यान रखना किसी भी सेंटेंस में इंडिविजुअल अकेले हैड प्लस V3 नहीं आता, ये V2 के साथ ही आएगा। ठीक है, क्योंकि पहले हम पास्ट में जाएंगे प्रेजेंट से, तभी तो मोर पास्ट में जाएंगे ना। प्रेजेंट से क्या ये पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट मोर पास्ट में जंप कर जाएं? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहले हम पास्ट में जाएंगे फिर मोर पास्ट में।
तो हम ये नहीं बोल सकते आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, सेंटेंस गलत है, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि मेरे फादर के आने से पहले मैंने सारा काम खत्म कर लिया, आई हैड कंप्लीटेड माई ऑल वर्क बिफोर माई फादर केम। आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको ऐसे बोलूं आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क तो गलत है, इसको आप ऐसे बोलिए आई कंप्लीटेड माई वर्क, सिंपल V2 से लिखिए। किसी भी सेंटेंस को V2 से तो हम लिख सकते हैं, लेकिन हैड प्लस V3 को अकेले कभी इंडिविजुअल सेंटेंस में नहीं लिखते, इसे V2 के साथ ही लिखा जाता है कि ये काम पहले हुआ, इसके बाद में ये काम हुआ, ठीक है। खैर, यहाँ पे दूसरी चीज थी, लॉन्गर एक्शन और शॉर्टर एक्शन वाला यहाँ पे रूल था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इन 70 लैंग्वेजेस, ठीक है। ये स्क्रिप्चर के लिए आ रहा है, स्क्रिप्चर के लिए, स्क्रिप्चर हमारा नाउन है, नाउन के पहले क्या है, डिटर्मिनर, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रिप्चर सिंगुलर नाउन था तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर वर्ब है। अब ये हैज बीन ट्रांसलेटेड है, हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बीन लगा है, बीन जो है ये पैसिव का स्ट्रक्चर बना रहा है। एक्टिव के अंदर हैज हैव हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन जब हम बीन के साथ में लिखते हैं तो पैसिव का कंस्ट्रक्शन बनाता है। पैसिव का मतलब है सेंटेंस का डूअर हमारा कैसा है, सब्जेक्ट नॉन डूअर है, ठीक है, सेंटेंस का। तो हमें क्या करना है, एक सेकेंड, एक कॉल आ रही है, एक सेकेंड रुके। तो हमें क्या करना है, सॉरी इंपॉर्टेंट कॉल था। देखिए यहां पे तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे पैसिव का कंस्ट्रक्शन बना रहा है, क्यों, क्योंकि स्क्रिप्चर है, नॉन डूअर है, ठीक है। हमारा सेंटेंस का जब सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है तो हम क्या करते हैं, पैसिव का कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। और एक्टिव के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो लिविंग होता है, डूअर होता है, उस काम को करने वाला होता है। जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, तो मैं ही काम को कंप्लीट करने वाली हूं, तो मैंने लिखा आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, काम मेरे द्वारा किया गया, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, हैज बीन, है ना। द वर्क कैसे था, नॉन डूअर था, तो द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, पैसिव। तो ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन था, कोई दिक्कत नहीं है। इन 70 लैंग्वेजेस, तो ये जो यहाँ पे इन है ना, ये 70 लैंग्वेजेस में किया गया है, इसको ट्रांसलेट, तो इन की जगह यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन इनटू। ऐसे क्यों, जब भी हम मूवमेंट की बात करते हैं ना, तो उस केस में हम प्रेपोजिशन इनटू का यूज करते हैं। एक तो होती है प्रेपोजिशन इन और एक होती है इनटू, इसको समझिए ध्यान से। इन जो होता है ना वो स्टैटिक मूवमेंट के लिए, स्टैटिक के लिए आता है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, स्टेट को बताता है ये, स्टेट को, जैसे, और इसमें कोई मूवमेंट नहीं होती। इनसाइड का मीन देता है ये, कवरेज का मीनिंग देता है, ठीक है, इस तरह से। जैसे मैं अगर ये बोलूं आई एम सिटिंग इन द रूम और कैबिन, ठीक है, जो भी है, तो मैं रूम में बैठी हूं, मेरा बैठना रूम में क्या है, मेरी एक स्टेटिक्स, मतलब एक अवस्था है, एक स्टेट को बता रहा है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, और कवरेज भी है, रूम पूरा कवर किया हुआ है, समझ पा रहे हैं। इन जो होता है वो मूवमेंट के लिए नहीं आता, ये आपकी एक स्टेट को बताता है, ठीक है, और इसमें कवरेज का आपको सेंस आएगा। वेयरएज हम इनटू की बात करें तो इनटू में मोशन होता है, ठीक है, मूवमेंट होते हैं, मोशन होता है, मूवमेंट होते हैं। जैसे द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, है ना, उसने जंप किया, मूवमेंट था, मोशन था। अगर वो पहले से ही पानी में, द फ्रॉग्स वर इन द वेल, है ना, इन द वेल, पहले से है तो इन है, कोई मूवमेंट नहीं है, और जंप किया तो इनटू। वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ था, ट्रांसलेट हुआ है तो मूवमेंट हुआ है। दिस स्क्रिप्चर हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू 70 लैंग्वेजेस, ठीक है। वैसे भी आप जनरली आप देखो किसी भी चीज को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए हम इनटू ही लगाते हैं, ट्रांसलेट दिस थिंग इनटू, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन कह रहा था, बहुत प्यारा था। यहाँ पे हम करेंगे डी पार्ट को मार्क, वी हैव एरर इन डी पार्ट, ठीक है, इट्स इनटू। फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं, जो लाइव कनेक्टेड हैं, वो फटाफट से आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 वी हैव, इट्स आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एक सेकंड पहले, ये क्या है, 4, और ये किसकी जानकारी दे रहा है, टाइम की, ठीक है। टाइम के लिए जब भी सिंस और 4 आते हैं, ठीक है, उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंस, ठीक है, या फिर परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस लगाते हैं, इसके अलावा कोई टेंस नहीं आता। परफेक्ट टेंस से आप क्या समझते हैं, परफेक्ट टेंस होता है हैज, हैव और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर एक्टिव में, पैसिव में होगा तो बीन लग जाएगा आपका। और कॉन्टिन्यूस में क्या लगाते हैं हम, हैज, हैव, हैड के साथ में बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये आप चीजें ध्यान रखिए, ये तीनों आ जाएंगे, इन तीनों में से कोई भी, और प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर परफेक्ट टेंस है
तो वो एक कंप्लीटेड एक्शन को बताएगा, और अगर ऑन गोइंग है तो फिर वो हम उसके साथ में परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस टेंस लगाते हैं। किस केस में? जब हमें ये पता लगे कि टाइम के साथ में सिंस या फॉर में से कुछ आ गया। सिंस और फॉर के केस के अंदर जब भी समय की जानकारी दी हो, उस केस में हम सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। या तो आपका हैज हैव या फिर हैड आएगा, या वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड एक्शन को बताएगा, या फिर कॉन्टिन्यूस में जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, फॉर था, ठीक है, और टाइम की जानकारी दे रहा है, इसका मतलब परफेक्ट आएगा या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखो टाइम मतलब एक्शन की कंप्लीशन को बता रहा है क्या ये, आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स। तो या तो ये बोलो कि मुझे 4 घंटे हो चुके होंगे खेलते हुए, या फिर मैं 4 घंटे से खेल रहा होऊंगा। तो ज्यादातर, ठीक है, अब कोशिश ये करिए कि जहां पे काम के कंप्लीशन को ना बताना हो ना, कोई हिंट ना गिवन हो, तो हम सिंस और फॉर के केस में 99% केसेस के अंदर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सिंस और फॉर के केस में अगर हमें लगे कि काम के कंप्लीशन का कोई हिंट गिवन नहीं है, तो उस केस में हम सिंस और फॉर के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। तो अब यहां पे आइए, आई शैल बी, तो ये शैल बी तो आपका परफेक्ट, ये तो आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस है, और हमें फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चाहिए। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस क्या बोलता है? शैल बी प्लस आईएनजी, लेकिन हमें कॉन्टिन्यूस किसका चाहिए? परफेक्ट का। तो परफेक्ट का कॉन्टिन्यूस कैसे बनेगा? आई shall have been, I shall have been playing for 4 hours, ठीक है। So here we have an error in C part, ठीक है। Next question we have, I had a bad habit of walking up lately। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवर्ब चैप्टर का है, इसे देखिए, आपको हिंट भी दे दिया है मैंने। जो बच्चे लाइव हैं वो फटाफट से कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे। I had a, मिस्टर राय, हाँ आपने सही आंसर दिया है, परफेक्ट। देखिए नेक्स्ट, आई हैड, इसको पहले समझिए, हैड जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कैसे? एक हमारा हैव होता है, ये हमारी है बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे आप रूट वर्ब बोलते हो, ठीक है। यहीं से तीनों वर्ब डिराइव होती हैं। हमारी फर्स्ट वर्ब क्या है? हैज और हैव, ठीक है। सेकंड वर्ब क्या है? हैड, और थर्ड वर्ब क्या है हमारी? हैड। इतना तो सभी को आइडिया होगा, ठीक है। जो हैज हैव है ये नाउन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सिंगुलर नाउन के साथ में हैज, प्लूरल नाउन के साथ में हैव। हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये जो हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें कैसे पता चलेगा सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती, ये हमेशा अपने साथ में हेल्पिंग वर्ब को लेके आती है। या तो ऐसे होगा हैज हैड, या फिर हैव हैड, या फिर हैड हैड। आप समझ पा रहे हैं? तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो कभी अकेले नहीं आती, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगी। जो हमारी ये सेकंड फॉर्म है, जिसे आप मेन वर्ब बोल रहे हो, ये हैड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये पूरे ग्रामर में एक ऐसी फॉर्म है जो अकेले आती है, ठीक है। हैड जो अगर यहाँ पे अकेले आया है, इसका मतलब ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो पास्ट टेंस को डिनोट करता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो और ये हमारी क्या है? रूट वर्ब। जितने भी जैसे मोडाल्स होते हैं, या फिर आप समझो डू, डज और डिड, है ना, इनके साथ में वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं। तो वर्ब की अगर बेस फॉर्म हैज हैव में से कुछ लगाना हो तो हैव ही लगाते हैं, है ना। आई शुड हैव या यू शुड हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुम्हें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए था। अब शी शुड हैव, है ना, शी शुड हैव कंप्लीटेड हर वर्क, शी शुड हैज नहीं लगाते। मोडाल के साथ में हैज नहीं आता, क्या आता है? हैव। क्यों? क्योंकि मोडाल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। बेस फॉर्म क्या है हमारी? हैव। वैसे ही डू, डज और डिड के साथ में हम वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करते हैं, वो होती है हमारी हैव। डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, डिड नॉट हैव, इस तरह से, ठीक है। हैज नहीं लगाते, क्यों? हैज तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म। चलिए अब कम टू द क्वेश्चन। ये हमारी अकेले आई हुई थी हैड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट का सेंटेंस है ये। आई हैड अ बैड हैबिट, मेरी एक बहुत बैड हैबिट थी, ठीक है। आई हैड व्हाट? अ बैड हैबिट। हैबिट हमारा नाउन हो गया, जो ऑब्जेक्टिव केस है किसका? हैड वर्ब का। और ये हैबिट कैसी थी? बैड थी, इसका एडजेक्टिव हो गया नाउन का, और आर्टिकल ए है जो हमारे ऑब्जेक्टिव केस नाउन के लिए आया है। ऑफ क्या है हमारा? पेपो, ये पेपो का क्या आ गया? ऑब्जेक्टिव केस। अब समझ पा रहे हैं? वेकिंग अप। अब ये देखिए, जितनी भी हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रेपोजिशंस के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ऑब्जेक्ट के नाम पे हम नाउन और प्रोनाउन दोनों को यूज कर सकते हैं, राइट। नाउन और प्रोनाउन अगर आया है तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है, जब प्रेपोजिशन के बाद में अगर कोई वर्ब आ जाए और वो वर्ब की बेस फॉर्म हो, तो हम उसमें आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है। वो बन जाता है जिरन, और जिरन बन गया तो वो नाउन के इक्विवेलेंट हो गया। अब ये जो नाउन बनाया है ना हमने, वर्ब के अंदर आईएनजी लगाने से हमने इसको नाउन इक्विवेलेंट बना दिया। अब ये जो नाउन है ये प्रेपोजिशन का क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। समझ पा रहे हैं? तो वही यहाँ पे था, अगर ये वॉक होता या वेक होता, वेक, ठीक है,
तो ऑफ वेक अप, तो ये गलत होता, वेक कम वेकिंग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में हमें वर्ब नहीं चाहिए, हमें एक नाउन चाहिए, वो नाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। यहां से भी बहुत अच्छे एरर आते हैं, लेकिन यहाँ पे एरर नहीं था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में जिरंड आया हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेकिंग अप लेटली, लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, हाल फिलहाल में, है ना, रिसेंटली। लेटली मोदी जी हैज बीन लॉन्चिंग, या फिर मोदी लेटली, रिसेंटली, लेटली मोदी जी हैज लॉन्च्ड मैनी ई व्हीकल्स, ठीक है, इन इंडिया। इस तरह से उन्होंने लॉन्च किए रिसेंटली, हाल फिलहाल में। जो रिसेंटली है ना या लेटली है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का, किसका, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा कीवर्ड है। जब भी रिसेंटली और लेटली आता है तो हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। एक तो यही हिंट था सीधा सीधा, यहाँ पे तो पास्ट टेंस की बात की जा रही है, तो लेटली वैसे भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें एक एडवर्ब चाहिए थी। एडवर्ब क्या आएगी, लेट, ठीक है। लेट हमारी क्या है, एडवर्ब। क्यों आएगी एडवर्ब, क्योंकि वर्ब है, वेकअप, तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब, तो एडवर्ब चाहिए था हमें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट की फ्रीक्वेंसी को बताने वाले वर्ड है, हाल फिलहाल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, ठीक है। अब ये देखिए, आई हैड अ बैड हैबिट, मेरी बैड हैबिट थी ऑफ वेकिंग अप, उठने की, लेट उठने की, वेकिंग अप लेटली नहीं, लेट, तो लेटली यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो लेट हमें यहाँ पे रखना था, क्योंकि वो हमारा वर्ब का एडवर्ब बनेगा। सो हियर वी हैव एरर इन पार्ट ए, ठीक है। इट्स लेटली, यहाँ पे लिखा हुआ इट्स नॉट लेटली, इट विल बी late. Next question we have question number 16. I hope सभी सेशन को एंजॉय करोगे। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, प्लीज आपका इतना बनता है कि आप सेशन को लाइक करें एंड वीडियो को बिल्कुल लाइक करें, क्योंकि सेशन में इतनी एफर्ट डाल रहे हैं हम लोग, तो आपका बनता है लाइक करना ना। और आपको लगता है कि क्लासेस आपके लिए फ्रूटफुल है, तो यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे बता सकते हैं कि मैम ये क्लासेस अच्छी चल रही हैं, कुछ और आप इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कुछ और इंक्लूड करनी चाहिए चीजें, आप बता सकते हैं। आपके सजेशंस हम डेफिनेटली मैं कंसिडर करूंगी। चलिए, दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग टू न्यू दिल्ली। देखिए, दे हमारा सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट, डिसाइडेड ये सब्जेक्ट का क्या हो गया, वर्ब। डिसाइडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है। ये वर्ब का क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्टिव केस। इन्फिनिटिव है, 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म क्या होता है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव नाउन होते हैं। अब ये वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। समझ पा रहे हैं, इन्फिनिटिव तो ऑब्जेक्ट भी बनते हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव्स एक टाइप के नाउन ही होते हैं। तो ये जो नाउन बना है, ये आपका वर्ब का ऑब्जेक्टिव केस है। इन हमारी क्या है, प्रेपो, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो गया। इंस्टेड ऑफ हमारी अगेन प्रेपो है, ये प्रेपो का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए, ड्राइव एक वर्ब होती है, वर्ब के अंदर हमने आईएनजी लगाया है क्योंकि प्रेपो आया है। आप समझ पा रहे हैं, प्रेपो के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की। और अगर नाउन प्रोनाउन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो नाउन और प्रोनाउन तो ऑब्जेक्टिव केस बन जाते हैं, लेकिन वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना, उसको आईएनजी लगाकर हमें ऑब्जेक्टिव केस बनाना पड़ता है, ठीक है। टू हमारा क्या हो गया, अगेन प्रेपो, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस। अभी देखिए, यहां पे आप ये देख पा रहे हैं, इन ट्रेन, है ना। तो ट्रैवल सोर्स के लिए हम क्या लगाते हैं, बाय। पहले तो ये देखिए, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना हम लगाते हैं शी इज कमिंग बाय ट्रेन, बाय बस। शी इज कमिंग बाय ट्रेन, बाय बस, बाय ऑटो रिक्शा, बाय बाइसिकल, इस तरह से आप लगा सकते हैं, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए। या फिर आप इसको इस तरह से भी ठीक कर सकते हैं, जैसे मान लो बड़े व्हीकल्स हैं तो उसके लिए हम इन लगाते हैं, छोटे व्हीकल्स के लिए हम ऑन लगाते हैं। अरे उल्टा बोल दिया, बड़े व्हीकल्स के लिए हम ऑन लगाते हैं, जैसे आई एम सिटिंग ऑन बस, आई एम सिटिंग ऑन एरोप्लेन, आई एम सिटिंग ऑन ट्रेन, इस तरह से। तो बड़े व्हीकल्स के लिए हम ऑन लगाते हैं, छोटे व्हीकल्स के लिए हम इन लगाते हैं। जैसे मान लो अगर हम ये लिखें ऑन बस, ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे अब कार के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो कार है, ठीक है, ऑटो रिक्शा एंड सो ऑन, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जब भी आप प्रेपोजिशन इन या ऑन का यूज करते हैं तो ये आर्टिकल द के साथ आते हैं। शी इज कमिंग इन द कार, इन द ऑटो, समझ पा रहे, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन। या तो आप इस तरीके से कर लीजिए या फिर आप ऐसे कर लीजिए बाय। ईदर वे इज करेक्ट, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कर सकते इन ट्रेन, ये गलत हो जाएगा। इन द ट्रेन सही होता,
अगर आपको इन द नहीं लगाना तो आप बाइक ट्रेन कर दो, ठीक है। ये ध्यान रखना, इन और ऑन अगर हम ट्रेवल मोड के साथ में लगाते हैं तो वो आर्टिकल द के साथ आते हैं, ठीक है। और अगर इन द नहीं लगाना या ऑन द नहीं लगाना तो बाय कर दो, सिंपल, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज शी इज कमिंग बाय ट्रेन, बाय बस, बाय ऑटो, इस तरह से बाय लगा दो। बाय के साथ में द नहीं लगाते, बाय द ट्रेन, बाय द ऑटो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह ये लिखूं, इसको देख लो, इन कार, शी इज कमिंग इन कार, सेंटेंस गलत है, ठीक है। बाय द कार, तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। आप ये लगा सकते हैं शी इज कमिंग बाय कार, शी इज कमिंग इन द कार, इधर वे इज करेक्ट, दोनों ही तरीके सही है, बट इस तरह से लिखना गलत है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एरर था हमारा ट्रेवल इन, ट्रेवल इन, सो बी पार्ट में वी हैव एरर, ठीक है, इसको मार्क करिएगा। नेक्स्ट वी हैव राधा विल हैव लर्न्ड कुकिंग बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसको देखते हैं, एक्सक्यूज मी एक सेकेंड। हाँ, राधा विल हैव लर्न, राधा हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। विल हैव लर्न, अभी मैंने आपको देखो थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि जब भी हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं वो एक कंप्लीटेड एक्शन को बताता है ना, अगर याद हो तो आपको। तो ये देखो, विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये परफेक्ट टेंस है और परफेक्ट टेंस एक कंप्लीटेड एक्शन को बताता है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? राधा विल हैव लर्न्ड कुकिंग, राधा सीख चुकी होगी क्या? कुकिंग, ठीक है। ये कंप्लीटेड एक्शन को बता रहा है कि राधा सीख चुकी होगी कुकिंग को। कब? बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड, शी विल हैव मैरिड, जब तक उसकी शादी हो चुकी होगी। तो देखिए दोनों ही सेंटेंस, आप ये देखिए, एक सेंटेंस के अंदर पहली बात तो ये है कि दो फ्यूचर कभी नहीं आते, ठीक है, दो फ्यूचर कभी नहीं आते, गलत होता है। किन किन केसेस के अंदर आ सकते हैं? जब मान लो कुछ आपकी कंजंक्शंस होती हैं, ठीक है, और है, देन है, बट है, इस तरह की कंजंक्शंस आ जाए ना, फिर तो दो फ्यूचर वैलिड हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस तरह की कोई कंजंक्शन है नहीं, पहली बात तो ये। तो सिंपल तरीके से आप समझे कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आते। दूसरी बात ये कि जब एक एक्शन जो है परफेक्ट टेंस आपके कंप्लीटेड एक्शन को बता रहा है, तो दूसरा आप इसकी हिंदी निकालो कि जब तक उसकी शादी हो चुकी होगी, जब तक उसकी अगर मैरिज पहले हो चुकी होगी तो फिर वो कुकिंग कैसे सीखेगी? तो यहाँ पे मीनिंग ये कन्वे करना है कि वो कुकिंग सीख चुकी होगी जब तक उसकी शादी होगी, हो चुकी नहीं होगी, होगी। तो यहाँ पे आप ठीक कैसे करेंगे? बाय द टाइम शी, तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या? मैरिड, तो यहाँ पे आपका क्या कर दो? मैरिज, ठीक है। बाय द टाइम शी मैरिज, जब तक वो मैरिज करेगी। तो यहाँ पे रूल क्या बोलता है? ये रूल देखिए यहाँ पे, जब भी आप क्या करते हैं परफेक्ट टेंस, आपके पास में अगर ये फ्रेज आ जाए ना, इस फ्रेज को लर्न करिएगा, बाय द टाइम, बाय द टाइम ये फ्रेज होती है, ठीक है, उस समय तक। जब भी ये फ्रेज आ जाए और इससे पहले अगर फ्यूचर का परफेक्ट टेंस आए, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस ही लगेगा, इससे पहले क्या लगेगा? फ्यूचर का परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर का परफेक्ट से क्या समझते हो? विल और शेल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आपका फ्यूचर का परफेक्ट है। बाय द टाइम फ्रेज के साथ में जब भी फ्यूचर का परफेक्ट टेंस लगा हो तो आने वाली क्लोज के अंदर हम क्या करते हैं? प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। प्रेजेंट के इनडेफिनिट टेंस के से मतलब है वर्ब के अंदर एस और ईएस, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ध्यान रहेगा। आई रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपको लगे इस तरह की कोई फ्रेज आ गई है बाय द टाइम, तो ऑलवेज रिमेंबर बाय द टाइम से पहले अगर आपको फ्यूचर का परफेक्ट टेंस गिवन है तो हम बाद वाली क्लोज के अंदर क्या करते हैं? प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो वही हमने किया, बाय द टाइम के फ्रेज के साथ में हमें फ्यूचर का परफेक्ट टेंस गिवन था और हमने आने वाली क्लोज के अंदर क्या किया? प्रेजेंट का इनडेफिनिट टेंस यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एरर था वो सी पार्ट में आप एरर मार्क करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो हियर वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत प्यारा वर्ड है, कॉन्फिसिकेट। कॉन्फिसिकेट से क्या आप क्या समझते हो? जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है वो इसका आंसर दे सकते हैं। कॉन्फिसिकेट, देखिए इसको आप ऐसे समझिए कि कॉन्फिसिकेट का मतलब होता है किसी इंसान से ना, जब आप कोई चीज एज अ पनिशमेंट के तौर पे जबरदस्ती कोई चीज ले लो। इसको फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे कोई रॉबर है या कोई क्रिमिनल है या रॉबर है, तो पुलिस या कोई गार्ड्स है, मान लो एक मतलब क्रिमिनल या रॉबर कोई जा रहा है, तो गार्ड ने देखा कि उसकी पूरी चेकिंग कर रहा है, ठीक है, और चेकिंग करते हुए गार्ड को किसी पर्सन के पास में क्या मिल गए? कुछ वेपन्स मिल गए या नाइफ मिल गया, तो वो गार्ड्स क्या करेंगे? जबरदस्ती आपके वो वेपन्स छीनेंगे ना आपसे। तो
किसी भी पर्सन से जब आप कोई भी चीज जबरदस्ती छीनते हो, एज अ पनिशमेंट के तौर पे ले लेते हो, उसकी चीज को स्नैच कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्फिसिकेट करना, ठीक है, इट इज कॉन्फिसिकेट, राइट। तो सीज जो वर्ड होता है वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जब कोई आपको लगता है कि टेररिस्ट ने अटैक किया किसी बिल्डिंग पे, तो बिल्डिंग को क्या कर लेते हैं, जबरदस्ती सीज कर लेते हैं, कॉन्फिसिकेट कर लेती है गवर्नमेंट, वही चीज है। ये इसका सिनोनिम हो गया क्योंकि सिनोनिम पूछा था, ठीक है। मैरिनेट से आप क्या समझते हैं, किसी भी चीज पे कवरिंग करना, टू कवर समवन, इट इज कॉल्ड मैरिनेट, ठीक है। एक्विटेड, एक्विटेड से क्या समझते हैं, एक्विट का मतलब होता है किसी को मतलब रिहा कर देना, एक्विट कर देना, ठीक है। ट्रायल से, जैसे कोर्ट करती है ना क्रिमिनल को, क्या करती है, एक्विट कर देती है। नेक्स्ट क्या है, लिबरेट, लिबरेट तो होती है आपकी आजादी। तो यहाँ पे कॉन्फिसिकेट का मीनिंग पूछा था, सिनोनिम पूछा था, तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या बनता है, सीज, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट करती है ना बिल्डिंग्स को करती है, जिस जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ पे मतलब टेररिस्ट हो सकते हैं, तो बिल्डिंग को क्या कर देते हैं, कॉन्फिसिकेट कर, तो अपने जब्ते में अपने मतलब अपने पास ले लेती है ना, जब्त कर लेती है उन चीजों को, सीज कर लेना। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट वी हैव 4 डिवाइडेड बाय 2, अगर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, इज कमिंग आउट ऑफ B2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही आता है। तो हमने, अगर आपको ध्यान हो, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कुछ रूल्स पढ़े थे। क्या था वो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल फैक्ट्स हो, ठीक है, मैथमेटिकल आपके इक्वेशंस हो, ठीक है, कोई भी प्रोवर्ब हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो, हेडलाइंस हो न्यूज़पेपर्स की, इसके अलावा आपकी रूटीन की हैबिट होती है। इन सब को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब वर्ब के अंदर एसओरियस लगाकर इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या थी, हमारी मैथ की इक्वेशन थी, मैथमेटिकल फैक्ट है ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना था, कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं, 2 and 2 कम्स, क्या आ जाएगा, कम्स, ठीक है, कम्स आउट टू बी 2। सो वी हैव आंसर बी। बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, ठीक है, बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। नेक्स्ट वी हैव फॉरबिड। फॉरबिड का मीनिंग तो बहुत इजी है, मना करना, किसी चीज को मना करना, फॉरबिड। प्रोहिबिट, इसका एंटोनिम पूछा है, पहली बात तो ये, ठीक है। प्रोहिबिट, प्रोहिबिट स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, मतलब मना किया जाता है किसी काम को। तो ये तो फॉरबिड का क्या हो गया आपका सिनोनिम, है ना। अलाउ, अलाउ इसका हो गया एंटोनिम, क्योंकि आप किसी चीज को मना करोगे तो उसको आप अलाउ करोगे। तो वी हैव आंसर बी, ठीक है। बाकी मीनिंग देखते हैं, किसी को कॉल करना, फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को छोड़ देना, लीव कर देना, अबंडन कर देना, टू लीव समथिंग, टू अबंडन, ठीक है। आप किसी की, आपकी कोई बुरी हैबिट है तो आपने उसको छोड़ दिया, यू आर फॉरसेकिंग, ठीक है, दैट हैबिट, आपने उसको अबंडन कर दिया, उसको लीव कर दिया, इस तरह से। तो वी हैव आंसर है बी। So the last one of this session is very very important. Again close test we have here, and close test बहुत important है क्योंकि 5 नंबर यहाँ से हम गेन कर सकते हैं ना। क्लोज टेस्ट को हम करेंगे आराम से। पहले आपको क्या करना है क्लोज टेस्ट में, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है क्लोज टेस्ट की कि पहले आप इसको ना अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। 1 मिनट इसको दो क्लोज टेस्ट को, फिर आप सारे ऑप्शंस को देखो। तो हम वही करेंगे, पहले इसको रीड करेंगे, फिर हम ऑप्शंस पे जाएंगे। Dash the breakfast table. The next morning there was no sign of my wife. कह रहा है ब्रेकफास्ट टेबल पे ना अगले दिन सुबह मेरी वाइफ के कोई साइन नहीं थे, मतलब उनकी वाइफ थी नहीं वहां पे। शी वॉज स्लीपिंग लेट, तो मुझे लगा कि हो सकता है वो शायद लेट सोई हो इसलिए ब्रेकफास्ट की टेबल पे नहीं आई हो। बट ग्लैडोलिया, ग्लैडोलिया हो सकता है जो बात कर रहा हो उसकी डॉटर हो, हम ये एज्यूम करें, आगे चल के देखें कौन थी। ग्लैडोलिया ने कहा अपॉन बीइंग क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन किया, ओनली हर हेड, मतलब हेड से हेड को तो मूव किया होगा, कुछ किया होगा, एंड समथिंग एंड टर्न, और टर्न किया द वाइट्स ऑफ हर आईज अप टू द सीलिंग, मतलब अपने हेड की कोई मूवमेंट की और अपने आईज को ऐसे वाइट करके सीलिंग की तरफ मतलब अप्रोच किया, ठीक है। फिर क्या, आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था, व्हेन द मील, जो मील था, वॉज, अब मील से रिलेटेड यहाँ पे कोई वर्ड आएगा, एंड हरीड टू द लाइब्रेरी फॉर, मैं मतलब जल्दबाजी में था लाइब्रेरी की तरफ, फॉर अनदर एट दैट स्टोरी। समझ पा रहे हैं। तो ये ब्रेकफास्ट की टेबल से कोई कहानी शुरू हुई है और उसकी वाइफ थी नहीं वहां पे, तो डॉटर ही होगी जिसने कोई क्वेश्चन किया होगा। अगर डॉटर नहीं भी है तो ग्लैडोलिया नाम का कोई पर्सन है, कोई नाम की लेडी, या मुझे लग रहा है कि डॉटर की बात ही की जा रही होगी, ठीक है। उसको ये लगा कि मदर है नहीं और उसने हेड का कोई मूवमेंट किया, ऊपर देखा सीलिंग की तरफ, और फिर
वो काफी खुश था कि जो मील जो है वो खत्म होने को आया और वो लाइब्रेरी की तरफ जाने के लिए रेडी था। अभी देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ऑप्शंस देखते हैं। द ब्रेकफास्ट टेबल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, एक तो है ऑन, एक है अबव, एक है अपॉन, एक है एट। देखिए पहले अगर मैं अबव की बात करूं तो अबव का मतलब क्या होता है, कोई चीज के ऊपर कोई चीज होती है ना साइड में ऐसे। तो क्या टेबल के ऊपर जो ब्रेकफास्ट था वो ऊपर हवा में लटका हुआ था? नहीं ना, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो अबव तो होगा नहीं। अपॉन भी मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, अपॉन का भी मीनिंग वही होता है। अब ये देखो आपको अप्रोप्रिएट ऑन लगेगा, ठीक है, या फिर एट, है ना। अभी आपको लगेगा ऑन द ब्रेकफास्ट टेबल, है ना। अभी देखो अगर ऐसे होता ना कि जो ब्रेकफास्ट था वो टेबल पर था, टेबल पर था, द ब्रेकफास्ट वॉज ऑन द टेबल, ठीक है, फिर तो ऑन आता कि टेबल पर। देखो कोई हम अगर हम कोई ये स्पेस बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, तो टेबल पे क्या था, ब्रेकफास्ट, कैसे ब्रेकफास्ट है, ठीक है ना। ऐसा तो कुछ मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा, ये तो ये कह रहा है कि द ब्रेकफास्ट टेबल, ब्रेकफास्ट टेबल का यहाँ पे क्या आपको हिंट दिया गया है। तो जब भी किसी लोकेशन की बात आए ना, कोई लोकेशन आपको बताई जा रही है, कोई जगह की बात की जा रही है, तो वहां पे हमेशा हम लोकेशन के लिए प्रेपोजिशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, क्या लगाते हैं, एट। अगर हम किसी को कॉल करके बुलाते हैं तो हम ये बोलते हैं ना, आई एम एट सीसीडी, मैं सीसीडी के बाहर हूँ, आई एम एट हल्दीराम्स, मैं हल्दीराम के बाहर खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो लोकेशन के लिए वी ऑलवेज यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन है, एंड दैट इज एट, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि जो ब्रेकफास्ट था वो टेबल पर था, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ब्रेकफास्ट टेबल का लोकेशन बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एट द ब्रेकफास्ट टेबल नेक्स्ट मॉर्निंग। तो इसका मीनिंग जो है, दूसरा मीनिंग क्या निकल के आता है, ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट टेबल द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वॉज नो साइन ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ वहां पे नहीं थी। मजे, आई डैश शी वॉज स्लीपिंग लेट। तो मैंने क्या एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ पे तो कोई बात थोड़ी ना, एक्सेप्टेंस की बात थोड़ी ना है। आई डिसाइडेड, डिसाइड का भी मीनिंग नहीं दे रहा। एग्जामिन को एग्जाम, आप किसी चीज की एग्जामिन थोड़ी ना करे हो, जांच पड़ताल थोड़ी ना करे हो। आई कंक्लूडेड, मैंने कंक्लूजन निकाला, है ना, मैंने कंक्लूजन निकाला। जब आपके पास में कोई चीज होती है सोचने के लिए तो आप ये तो बोलते हो कि मैंने ये कंक्लूजन निकाला। सो आई कंक्लूडेड, क्योंकि ये देखो सब पास में चल रहा है तो पास में ही आएगा ना। आई कंक्लूडेड, मैंने ये निर्णय लिया, ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है, दैट शी वॉज स्लीपिंग लेट, शायद वो लेट सो रही होगी। बट ग्लोरिया, उन्होंने क्या किया, अपॉन बीइंग क्वेश्चन, उसने क्वेश्चन किया, ओनली, फिर क्या किया, एडजस्टेड। देखो हेड की बात आ रही है ना, हेड को एडजस्ट थोड़ी ना करेंगे, मतलब हेड को इस मान थोड़ी ना जिसको एडजस्ट किया जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। हेड को रोटेट नहीं करते, हेड को स्टिर नहीं करते। हेड से रिलेटेड ही तीनों ही वर्ड नहीं थे ना, स्टिर भी नहीं आता, स्टिर तो लुक होता है आपका, ठीक है। तो हेड को क्या किया, शुक किया, पास्ट टेंस की बात चल रही है, हेड को थोड़ा हिलाया, शुक किया, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, शुक। तो शुक हर हेड, एंड फिर क्या हो गया, और फिर उसने क्या किया, अपने हेड को शुक किया और क्या किया, समथिंग, कुछ तो किया उसने, दोबारा कोई और हरकत की, एक्सक्यूज मी, एंड टर्न्ड द वाइट्स ऑफ हर आईज अप टू द सीलिंग, और उस हेड को शुक किया, फिर कोई और एक एक्टिविटी की, और थर्ड एक्टिविटी क्या थी, सीलिंग की तरफ अपनी आईज को वाइट करते हुए देखा, है ना। तो सेकंड एक्टिविटी क्या थी, और क्या किया, मग्ड होगा नहीं, मफ्ड कोई जैसा वर्ड नहीं है। म्यूटिलेटेड यहाँ पे मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा। मटर्ड का मतलब होता है बड़बड़ाना, ठीक है। जब उसने क्वेश्चन किया ना तो उसने अपने हेड को शुक किया और सीलिंग की तरफ देखा और कुछ बड़बड़ाई, ऐसे कुछ बड़बड़ाई, कुछ मटरिंग की उसने, कि मटर्ड, ठीक है, समथिंग, एंड टर्न्ड द वाइट्स ऑफ हर आईज अप टू द सीलिंग। आई वॉज ग्लैड व्हेन द मील वॉज, जो मील था वो क्या था, रिमूव्ड। मील को रिमूव थोड़ी ना करते, मील को थ्रो नहीं करते, मील को अंडर नहीं करते। मील क्या था, मील जो हो गया था ओवर, खत्म हो चुका था। एंड हरीड टू द लाइब्रेरी फॉर अनदर एट दैट स्टोरी। तो ये था हमारा आज का क्लोसेस। आई होप आपने इस क्लोसेस को एंजॉय किया होगा, पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। सो जितने भी बच्चे भी लाइव देख रहे हैं प्लीज़ वो अपने इस सेशन को लाइक करिए, और इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और चीज़ें जाननी है, एमटीएस की रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं अपने करियर को लेके भी, या क्वेश्चंस को लेके कोई डाउट्स आते हैं, यू मे आस्क इन द कमेंट बॉक्स। और दूसरा, ये जो गिवन नंबर है ना, अभी ये नंबर देख पा रहे हैं, तो इस नंबर पे ना आप मुझसे डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, और आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।